Namaskar. I'm Dr. Nisha Gaur, Senior Consultant in Nephrology and Kidney Transplant Specialty at Eternal Hospital, Jaipur, Rajasthan. आज हम क्रॉनिक किडनी डिजीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि बहुत ही रैम्पेंट तरीके से इंडिया में बढ़ती जा रही है। थोड़े साल पहले तक हमने देखा था कि लोगों को किडनी प्रॉब्लम का इतना पता नहीं था क्योंकि डायग्नोसिस नहीं हो पाता था। अभी हमें देखने में आ रहा है, आप भी देखेंगे कि अपनी सोसाइटी में हर 11वें 12वें इंसान को कुछ किडनी का चलता ही रहता है। किसी को यूरिन में इन्फेक्शन है, किसी को स्टोन है, किसी का क्रिएटिनिन बढ़ रहा है। तो हम उस बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं और ये इस बारे में हम डिस्कशन करना चाहते हैं कि क्या किसे क्रॉनिक किडनी डिजीज कहते हैं और इसको डायग्नोस हम कैसे करें और इसके ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। डेफिनेशन वाइज क्रॉनिक किडनी डिजीज स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी, लाइक किसी को कोई सिस्ट है, किसी को पानी के बने फुल्ले बने हुए हैं के अंदर, कहीं रुकावट है या किडनी छोटी हो गई है, वो अगर 3 मंथ से ज्यादा चल रहा है। या फंक्शनल एब्नॉर्मलिटी का मतलब है कि यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ आ रहा है, यूरिन में प्रोटीन निकल रहा है या यूरिन में ब्लड निकल रहा है। अगर ये कोई भी एब्नॉर्मलिटी 3 महीने से ऊपर अगर चल जाती है, जीएफआर आपका 60 से नीचे है, जो 3 महीने से ऊपर हो गए हैं 60 से नीचे को, तो उसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज कहते हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज का मतलब है कि जो डैमेज किडनी के अंदर हो रहा है लगभग वो परमानेंट है, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, तभी हम उस डिजीज को क्रॉनिक किडनी डिजीज में डालते हैं। अब क्रॉनिक किडनी डिजीज के कारण क्या क्या है? कुछ कारण हैं जो बहुत मोस्ट कॉमन तरीके से होते हैं कि हमारी सोसाइटी में द मोस्ट कॉमन रीजन इज डायबिटीज मेलाइटस। कि डायबिटीज किसी पेशेंट को अगर है, चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज हो, चाहे वो टाइप 2 डायबिटीज हो, वो पेशेंट किडनी डिजीज के लिए प्रोन रहता है। सेकेंड मेन रीजन है हाइपरटेंशन, कि अनकंट्रोल्ड बीपी जो है किसी भी पेशेंट का, वो किडनी डिजीज के लिए प्रोन रहता है। थर्ड हमारा कॉज आता है कि कोई भी जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी है। जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी मतलब कि या तो बच्चे को पैदाइशी कुछ प्रॉब्लम है कि उसकी पेशाब की नली में या पेशाब का जो रास्ता है उसमें रुकावट है, जिसको हम काकुट कहते हैं, या फिर पानी के सिस्ट उसकी किडनी में बने हुए हैं, जिसको हम एडीपीकेडी कहते हैं, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। वो कारण हो सकता है। चौथा कारण है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, कि किडनी का जो फिल्टर है वो नॉर्मली चाय की छलनी जैसा होता है। अब जैसे छलनी में छेद हो गया तो चाय की पत्ती निकलने लग जाती है, वैसे ही अगर फिल्टर में कुछ भी प्रॉब्लम हो गई है तो जो आपका यूरिन में नहीं आना चाहिए, जिसको हम कहते हैं प्रोटीन है, ब्लड है, जो आपका यूरिन में नहीं आना चाहिए, वो आपका बनना स्टार्ट हो जाता है। और वो अगर हमने कंट्रोल नहीं करा तो धीरे धीरे किडनी परमानेंट डैमेज की तरफ चली जाती है। तो इसको हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। जो यंग पेशेंट्स हैं 20 से 40 की एज वाले, उनमें ये सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन रीजन है। और जो एल्डरली हैं 60 से ऊपर वाले हैं, उनमें मोस्ट कॉमन रीजन ज्यादातर डायबिटीज, हाइपरटेंशन रहता है। और अदर कौन सी चीजें हैं? किडनी स्टोन डिजीज जो हमारे राजस्थान में बहुत कॉमन है। लोगों को लगता है छोटा सा स्टोन है, हमने आयुर्वेदिक दवा ले ली या कोई भी टाइप की दवा ले ली और वो निकल गया होगा, और उन्होंने कभी लंबे टाइम तक अगर चल जाती है तो वो स्टोन ना छोटा होने लग जाता है। तो ये लगभग कॉमन कॉजेस हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। प्रेगनेंसी के दौरान किसी को इश्यू हो गया है, या किसी ने बहुत लंबे टाइम तक पेन किलर्स खाई हैं जिसकी वजह से किडनी परमानेंट डैमेज की तरफ जा रही है। कुछ दवाइयां हैं जो परमानेंट डैमेज करा सकती हैं, जो कि अर्थराइटिस से रिलेटेड होती हैं, या कैंसर की जो दवाइयां होती हैं वो भी पेशेंट की किडनी को डैमेज कर सकती हैं। अब हमें पता कैसे लगे कि क्रॉनिक किडनी डिजीज हमें हो गया है? पेशेंट हमारे पास आते हैं कि मैम हमें तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं थी, कोई दिक्कत होती तो हम टेस्ट करा के देखते कि हमारी किडनी खराब जा रही है। यही एक वो है क्या बोले, एक कॉन्स है किडनी डिजीज का, कि जब तक मोर देन 50% किडनी डैमेज नहीं हो जाता है तब तक पेशेंट को लगभग कोई भी सिम्टम्स नहीं आते हैं। तो जब तक आपका क्रिएटिनिन ज्यादा नहीं चले जाएगा तब तक आपको कोई सिम्टम नहीं आएगा। तो पता कैसे लगे? सिंपल टेस्ट रूटीन हेल्थ चेकअप में आपको इंक्लूड करने चाहिए, तभी आप जान पाएंगे कि हमारा क्रिएटिनिन नॉर्मल चल रहा है या नहीं चल रहा है। जिसमें से रूटीन टेस्ट कौन से हैं? किडनी फंक्शन टेस्ट जिसको हम कहते हैं, जिसमें बेसिकली यूरिया क्रिएटिनिन को देखा जाता है। दूसरा एक टेस्ट है यूरिन का टेस्ट है। यूरिन रूटीन सबसे सिंपल सबसे चीपेस्ट टेस्ट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है किडनी के लिए, कि उसमें ब्लड निकल रहा है या प्रोटीन निकल रहा है तो तुरंत आपको नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलने की जरूरत है।
क्रिएटिनिन के बेसिस पे हम लोग जीएफआर कैलकुलेट करते हैं। जीएफआर मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, कि एक आपका ग्लोमेरुलाई कितना फिल्टर कर रहा है ब्लड को, तो वो ml पर मिनट में अपना आता है। जीएफआर के बेसिस पे हम लोग किडनी के स्टेजेस डिसाइड करते हैं कि क्रॉनिक किडनी डिजीज की कौन सी स्टेज में आप चल रहे हैं और आपको कब डायलिसिस वगैरह लेने की जरूरत है। सो हम जीएफआर के बेसिस पे किडनी डिजीज जो सीकेडी है उसको 5 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। सबसे जो स्टेज 5 है उसमें जीएफआर आपका लेस देन 15 हो जाता है। स्टेज 4 में 15 से 30, फिर 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90, इस तरीके से स्टेजेस होती हैं। तो जब आपका जीएफआर स्टेज 5 में लेस देन 15 चले जाता है तब आपको रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत होती है। मतलब या तो आपको डायलिसिस की जरूरत है या आपके पास सूटेबल कैंडिडेट अवेलेबल है तो आप किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जा सकते हैं। तो स्टेज 5 में हम ये एडवाइस पेशेंट को देते हैं। उसके अलावा क्या टेस्ट कराए जा सकते हैं, जैसे आपका डॉक्टर आपको बोले कि सोनोग्राफी, एक हम किडनी का साइज देखने के लिए कराते हैं कि किडनी में कोई रुकावट तो नहीं है जिसको हम दूर करके किडनी को बचा सकें। और किडनी का साइज इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर वो 9 सेंटीमीटर से कम हो गया है तो जनरली जो डैमेज होना था वो आपका हो चुका है, तो वो क्रॉनिक किडनी डिजीज की तरफ किडनी जा चुकी है। उसके अलावा सीटी स्कैन है, अगर डॉक्टर एडवाइस करे, पीटीएच है, रूटीन चेक्स हैं जैसे सीबीसी वगैरह हम सब चेक करते हैं। कुछ स्पेसिफिक टेस्ट है कि कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर तो नहीं है पेशेंट को, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक टेस्ट कराए जाते हैं। बट रूटीन अगर आपको आपका चेकअप रखना है कि हमारी किडनी ठीक नहीं है या है तो उसके लिए आप जीएफआर करें, जिसके लिए क्रिएटिनिन कराना जरूरी है, और यूरिन रूटीन करेंगे। अब सिम्टम्स पेशेंट के क्या होते हैं किडनी डिजीज के, तो सिम्टम्स में हम देखें तो फर्स्ट सिम्टम ज्यादातर जो हर पेशेंट को होता है वो होता है सांस का फूलना, कि पेशेंट को स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है, पहले पाँव पे आती है या पहले पेरी ऑर्बिटल। सुबह उठते ही हमारा मुंह सूजा हुआ होता है, आंख के चारों तरफ सूजन होती है, उसी को हम किडनी डिजीज की स्वेलिंग बोलते हैं। धीरे धीरे वो पाँव पे आने लगती है, हाथ पाँव पे चढ़ने लगती है और सांस का फूलना स्टार्ट हो जाता है। सेकंड सिम्टम होता है भूख का कम लगना, आपको भूख कम लग रही है, वेट लॉस होते जा रहा है, स्किन की डार्कनिंग होती जा रही है, खुजली ज्यादा चल रही है, या आप पेल होते जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि हीमोग्लोबिन कम होते जा रहा है, वीकनेस आ रही है, उसको हम कहते हैं किडनी डिजीज के सिम्टम्स। पेशाब लेटर ऑन बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अगर आपको स्टार्टिंग में पेशाब रात में बार बार आ रहा है तो वो भी एक किडनी का सिम्टम है। बार बार का आना मतलब रात में कम से कम 3 बार से ज्यादा आपको उठ उठ के बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है, कि दिन में आपको टॉयलेट कम आ रहा है लेकिन रात में बहुत आ रहा है, दैट इज ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो ज्यादातर सीकेडी में आते हैं। फिर से बोलूंगी कि बहुत लेट तक जब किडनी खराब हो जाती है तब हमको ये सिम्टम्स आते हैं, उससे पहले ये सिम्टम्स जनरली नहीं आते हैं, इसलिए हम रूटीन हेल्थ चेकअप में किडनी फंक्शन टेस्ट कराने बोलते हैं ताकि हमें आइडिया रहे। अब कौन से पेशेंट हैं जो प्रोन रहते हैं ऐसी चीजों के लिए, जिनको ये चीज क्रिएटिनिन वगैरह कराते ही रहनी चाहिए। फर्स्ट, एज अगर मोर देन 60 ईयर्स हो गई है तो आपको ये कराना ही कराना है। उसके अलावा मैं आजकल बोलती हूँ कि 20 साल से ऊपर आप हो गए हैं तो आप जरूर साल में एक बार हेल्थ चेकअप कराएं, बीपी चेक कराएं, क्योंकि ये किडनी प्रॉब्लम्स आजकल यंग्स में ज्यादा हो रही हैं। सेकंड, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज वाले पेशेंट हैं उनको किडनी हेल्थ चेकअप हमेशा इंक्लूड करना चाहिए। किसी की फैमिली में हिस्ट्री है कि पेशेंट के माँ बाप को किडनी डिजीज रही है, डायलिसिस की दिक्कत रही है, तो उनको हमेशा अपना चेकअप कराते रहना चाहिए। जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, अर्थराइटिस की दवा ले रहे हैं, पेन किलर्स ले रहे हैं, या जिनको हिस्ट्री रही है कि क्रिएटिनिन कभी कभी बढ़ा था उनका फिर किडनी नॉर्मल हो गई है, उनको भी अपने हेल्थ चेकअप में क्रिएटिनिन इंक्लूड करना चाहिए। या स्टोन के पेशेंट्स हैं जिनको स्टोन डिजीज रही है प्रायरली, जिनको हिस्ट्री है, उनको अपनी क्रिएटिनिन को हमेशा देखना चाहिए, हमेशा फॉलो करना चाहिए। और अब हम ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं कि सिम्टम्स हो गए हैं, हमने डायग्नोसिस कर लिया है किन पेशेंट्स को रखना है, ट्रीटमेंट क्या है। तो अगर पेशेंट का ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस या अर्ली ऑन क्रिएटिनिन में हमें पता लग जाता है तो बहुत सारी चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि रूटीन हेल्थ चेकअप में आपको क्रिएटिनिन इंक्लूड करना चाहिए। तो अर्ली डायग्नोसिस इज इक्वल टू prolong the progression of kidney disease, कि हम we can delay the dialysis, we can delay the stage 5, that's why early diagnosis is very important। अब उसके लिए करना क्या है, जिन पेशेंट को डायबिटीज है उनका डायबिटीज शुड बी वेरी वेल कंट्रोल्ड, HbA1c 7 से नीचे रहना चाहिए। बीपी अगर आपका अनकंट्रोल्ड है, बीपी हमें कंट्रोल में चाहिए, 130/80 से नीचे होना चाहिए बीपी।
उसके लिए हम कई प्रकार की एंटी हाइपरटेंसिव देते हैं जो किडनी को प्रोटेक्ट करती हैं, वो भी देते हैं। थर्ड थिंग, प्रोटीन अगर बॉडी में से निकल रहा है तो उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए बहुत प्रकार के हमारे पास में दवाइयां हैं। चौथी चीज है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कि आपको कोई भी टोबैको, अल्कोहल ये सब आपको नहीं लेना है, स्मोकिंग अपन को नहीं करनी है, शुद्ध खाना खाना है, कोई भी जंक फूड वगैरह हमको नहीं लेना है, खाने में लो प्रोटीन डाइट लेनी है, वॉक करना है, योगा करना है, जैसा आपका डॉक्टर आपको अलाउ कर पा रहा है आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन को वो चीज फॉलो करनी है। और उसके अलावा कोई भी ओवर द काउंटर ड्रग्स डॉक्टर की सलाह के बिना, जैसे मैं आयुर्वेद के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन कुछ आयुर्वेदिक ड्रग्स जो होती हैं वो पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन दे देती हैं, जिससे क्रियाट और ज्यादा बढ़ जाता है। तो बिना डॉक्टर की सलाह के अपन को कोई भी चूर्ण काढ़ा जो ऐसे ही मिल रहा है जिसका कंटेंट हमें नहीं पता है वो नहीं लेना चाहिए। पेन किलर्स हमें नहीं लेनी चाहिए। अगर किडनी प्रॉब्लम है, आपको छोटी मोटी कोई दिक्कत हो गई है, तो फिजिशियन से पूछ के कि किडनी को कौन सी एंटीबायोटिक खराब नहीं करें, कौन सा पेन किलर हमारे लिए सेफ है, उस हिसाब से आपको लेना चाहिए। और कुछ दवाइयां हैं जो किडनी के प्रोग्रेशन को स्टॉप कर सकती हैं या हॉल्ट कर सकती हैं, जिनमें से अल्फा कीटा एनालॉग्स हैं, सूजन के लिए हम डायूरेटिक्स देते हैं, कैल्शियम के लिए दवाइयां हैं, हीमोग्लोबिन इंक्रीज करने के लिए अपन इंजेक्शन देते हैं। तो किडनी का फंक्शन अकेला सिर्फ यूरिया क्रियाट को कम करना नहीं है, ये हमें समझने की बात है। ज्यादातर पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि मैडम इतनी सारी दवाइयां कैसे हम खा पाएंगे, लेकिन हमारी समझने की बात है कि किडनी सिर्फ यूरिया क्रियाट को कंट्रोल नहीं कर रही है, किडनी के और भी बहुत फंक्शन है, जिसमें मेन है पानी को निकालना। तो अगर किडनी काम नहीं कर रही है, आपको सूजन आई हुई है, तो बिल्कुल हमें डायूरेटिक्स देने पड़ेंगे। सेकंड फंक्शन है बोन को अपन को स्ट्रांग रखना है, बोन के स्ट्रांगनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमें विटामिन डी लेना पड़ेगा, हमें कैल्शियम साथ में लेना पड़ेगा ताकि बोन फ्रेजाइल नहीं हो जाए। अब ट्रांसप्लांट किसको कराना चाहिए? आइडियली जो भी 60 साल से नीचे हैं, जो स्टेबल हैं, जो फिट हैं पेशेंट, उनको अपना किडनी ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। 60 साल से ऊपर थोड़ा सा किडनी ट्रांसप्लांट रिस्की हो जाता है, क्योंकि ऑपरेशन भी बड़ा है और उसके बाद दवाइयां जो चलती हैं वो उनकी एज वाले झेल नहीं पाते हैं। बट बिल्कुल ये कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। अगर आपका डॉक्टर बोल रहा है कि आप उतने फिट हैं और वो आप टॉलरेट कर सकते हैं ट्रांसप्लांट की सर्जरी, तो 60 साल से ऊपर भी आपको ट्रांसप्लांट के लिए जा सकते हैं। ट्रांसप्लांट के टाइम पे आपकी पुरानी किडनियां नहीं निकाली जाती हैं, जो कि एक मिथ है कि हमें नई किडनी लगा दी जा रही है। बिल्कुल नहीं लगाई जा रही है, बट जो आपकी पुरानी किडनी है वो उसी पोजीशन में रहेगी। नई किडनी को हम राइट इलियक फोसा, मतलब नीचे पेट की तरफ लगाते हैं, जो पुरानी किडनी है उसकी जगह पे नहीं लगाते हैं। पुरानी किडनी को निकालने के कुछ ही इंडिकेशन है, अगर सिस्ट वगैरह है, किडनी का साइज बहुत बड़ा है कि नई किडनी के लिए जगह नहीं है, पुरानी किडनी में कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन चल रहा है जिसकी वजह से नई किडनी पे असर आ सकता है, पुरानी किडनी में कोई कैंसर है जिससे नई किडनी पे असर आ सकता है, तो हमें पुरानी किडनी निकालने की जरूरत है, वरना पुरानी किडनी को वैसे ही छोड़ दिया जाता है। नई किडनी कौन दे सकता है, डोनर कौन हो सकता है? तो जो भी 18 से 60 65 साल का इंसान है वो डोनेट कर सकता है। डोनर लीगली, जो हमारी सरकार ने हमें निर्देश दिए हैं उसके हिसाब से ब्लड रिलेटेड होना चाहिए। ब्लड रिलेटेड का मतलब है दादा दादी, नाना नानी, ग्रैंड पेरेंट्स जिनको हम बोलते हैं, माँ बाप दे सकते हैं, भाई बहन दे सकते हैं, आपके बच्चे आपको दे सकते हैं, पोता पोती दे सकते हैं, और एक वाइफ को उसमें इंक्लूड किया गया है कि वो भी एक क्लोज रिलेटिव है, मतलब ब्लड रिलेटिव जैसा ही है, जो कि मोस्ट कॉमन डोनर हो। और कौन डोनेट नहीं कर सकता है? जिनको खुद को किडनी का कोई इश्यू है, कि किडनी स्टोन हो रहा है जो बार बार हो रहा है, एक सिंगल स्टोन से कोई इश्यू नहीं है, किडनी में खुद को कोई कैंसर है, आपका खुद का यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, बीपी है लेकिन आपका दो दवाइयों पे बीपी कंट्रोल नहीं है, ठीक है, और शुगर अगर आपको है तो आप नहीं डोनेट कर सकते, आपको कोई हार्ट डिजीज है, लकवा मारा है, तो आप डोनेट नहीं कर सकते हैं। डोनर को आगे क्या दिक्कत हो सकती है? तो ज्यादातर हम उसका हेड टू टो एग्जामिनेशन कराते हैं, सब रिपोर्ट्स कराते हैं कि डोनर को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए देने से। जब हम सेटिस्फाइड होते हैं कि सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं, डोनेट करने से कोई इश्यू नहीं है, तभी हम डोनर की किडनी लेते हैं। डोनर को आगे जाके खुद का साल में एक बार हेल्थ चेकअप जरूर कराना चाहिए कि बीपी ठीक चल रहा है, किडनी ठीक चल रही है। बाकी ट्रांसप्लांट के लिए कितनी बड़ी सर्जरी होती है, आजकल लेप्रोस्कोपी के लिए किडनी रिमूव करी जाती है, तो डोनर को ज्यादा कोई इश्यू होता नहीं, 3 4 दिन में डोनर की छुट्टी कर दी जाती है। बाकी कुछ अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशंस के लिए तो वो तो कोई भी ऑपरेशन में, बड़े ऑपरेशन में हो सकता है, लेकिन डोनर जल्दी ही 3 4 दिन में डिस्चार्ज हो जाता है और आराम से चलता फिरता हो जाता है।
रेसिपिएंट को 10 से 11 दिन रखा जाता है ट्रांसप्लांट के बाद में। ट्रांसप्लांट के लिए कुछ दवाइयां दी जाती हैं ताकि जो किडनी आप ले रहे हैं वो आप टॉलरेट कर पाए, आपकी बॉडी आप उसको रिजेक्ट नहीं करे, उसको इम्यूनो सप्रेशन कहते हैं। वो दवाइयां आपकी लाइफ लॉन्ग चलती हैं और वो दवाइयों को कभी नहीं छोड़ना होता है, नहीं तो उसमें रिजेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। अब ब्लड ग्रुप मैचिंग या नॉन मैचिंग ट्रांसप्लांट के लिए, ब्लड ग्रुप मैचिंग का ये मतलब है कि आपका जो डोनर है वो आपसे ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है। नॉन मैचिंग का मतलब है कि आपका ब्लड ग्रुप डिफरेंट है, तो आजकल वो ट्रांसप्लांट भी हम कर पा रहे हैं। थोड़ा सा वो ट्रांसप्लांट हाई रिस्क होता है रिजेक्शन के लिए और इन्फेक्शन के लिए, वरना वो ट्रांसप्लांट भी आजकल किया जा रहा है। ट्रांसप्लांट की दवाइयां लाइफ लॉन्ग चलती हैं। कुछ पेशेंट कहते हैं कि कब बंद कर सकते हैं, बंद नहीं कर सकते हैं, डोजेज उनकी कम हो जाती हैं लेकिन वो दवाइयां अपनी लाइफ लॉन्ग चलती हैं। पोस्ट ट्रांसप्लांट भी हमें इन्फेक्शन का रिस्क रहता है, तो हमें हमेशा मास्क लगा के रखना है, दवाइयां ढंग से लेनी है, रेगुलर फॉलोअप कराना है। पोस्ट ट्रांसप्लांट और क्या रिस्क हो सकते हैं, कुछ लोगों में मैलिग्नेंसी के होते हैं, इन्फेक्शन के थोड़े से रिस्क इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये सब हमारा रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है। आजकल न्यू कौन सी चीजें आ रही है रीनल रिप्लेसमेंट में, जिसे आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। कि आजकल अभी जो अंडर चल रहा है रिसर्च, वो ये है कि आर्टिफिशियल किडनी जैसी होगी, जो सेल से चलेगी या बैटरी से चलेगी, जिसका 2 साल का बैटरी पीरियड होगा, और उसको हम किडनी की जगह पे लगा देंगे नीचे ओटा में, और वो किडनी वाला फंक्शन करेगी। बस प्रॉब्लम ये है कि हर 2 साल में हमें उसके एक मेजर ऑपरेशन के साथ में चेंज करना पड़ रहा है। तो आजकल ये सब किडनीज आ रही हैं, और वियरेबल आर्टिफिशियल किडनीज आ रही हैं कि छोटा सा डायलिसिस का हम सामान है जो अपने बैकपैक में हम डाल सकते हैं और हम चल रहे हैं और डायलिसिस हो रहा है। तो ये सब अभी अंडर रिसर्च है, मार्केट में ओपनली अवेलेबल नहीं है, बट डेफिनेटली आने वाले सालों में ये चीजें अवेलेबल हो जाएंगी जो हम अपने पेशेंट्स को और अच्छा प्रोवाइड करा पाएंगे और अच्छी केयर कर पाएंगे। तो ये सब है चीजें क्रॉनिक किडनी के बारे में। इसमें मेन जो पॉइंट्स हैं वो यही है कि फर्स्ट, आप नहीं जान पाएंगे सिम्टम से कि आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज है, तो आपको यूरिया क्रिएट किडनी फंक्शन टेस्ट और यूरिन रूटीन आपके हेल्थ चेकअप में इंक्लूड करना है। अगर आपको क्रिएटिनिन पता लगा है तो उसको सीरियसली लेते हुए नेफ्रोलॉजिस्ट से आपको कंसल्ट करना है कि हम आगे कौन सी डिजीज है जिससे खराब हो रही है और कैसे रोक सकते हैं। 1.5 1.6 क्रियाट चल रहा है, पेशेंट कहते हैं 4 साल से चल रहा था, हमने ध्यान नहीं दिया, वैसा नहीं करना है अपन को। और आगे अगर जाके आपको डायलिसिस का ट्रांसप्लांट का पेशेंट को हम बोलते हैं तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, दैट इज सम सॉर्ट ऑफ थेरेपी ओनली, वो आपकी लाइफ को प्रोलॉन्ग ही कर रही है, तो उसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम बिल्कुल अभी क्वेश्चंस के लिए ओपन